हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग एसपीटी एक्ट 1949 के अध्याय 3 को पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 और 2 को पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो। आप इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था, फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि मूल रैयत किसको कहते हैं, भूस्वामी किसको कहते हैं, जमाबंदी रैयत किसे कहते हैं, गैर जमाबंदी रैयत किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो अध्याय 1 है वो 1 से लेकर 4 धारा है उसमें, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अध्याय 2 जिसमें धारा 5 से लेकर 11 तक है। तो सबसे पहले आज हम लोग पहले 5 से 11 तक के धाराओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे। फिर हम लोग अध्याय 3 से में जो धाराएं हैं 12 से लेकर 26 तक, इन सब धाराओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जेपीएससी 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 गांव से तात्पर्य ऐसे गांव से है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे होगा खास गांव। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था कि काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बताया था जहाँ पे मूल रैयत ना हो, जहाँ पे मुखिया ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, खास गांव कहते हैं। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद, मुखिया यानी कि हम उसको प्रधान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गांव के मुखिया का पद हस्तांतरणीय है, वंशानुगत है, अहस्तांतरणीय है या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने कहा था कि जो मुखिया का पद होता है वो अहस्तांतरणीय होता है। ये कौन से धारा में कहा गया है, ये जो धारा 9 है उस धारा में कहा गया है कि मुखिया का पद जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या निजी जोत या मूल रैयती जोत या फिर अधिकृत जोत माना जाएगा। तो जो किसी भी रूप में अगर नहीं दर्ज है तो उसको क्या माना जाएगा, मूल रैयत का जोत माना जाएगा। तो ये किस में चर्चा है इसकी, तो धारा 10 है, धारा 10 में इसकी चर्चा है। तो इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, जो संथाल परगना एसपीटी 1949 की धारा 10 है उसमें क्या कहा गया है कि ज़मीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत माना जाएगा। ठीक है, मूल रैयत का जोत माना जाएगा। अब हम लोग आज अध्याय 3 को हम लोग पढ़ते हैं कि अध्याय 3 में क्या क्या चीज़ें हैं। जो अध्याय 3 है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें कुल 9 अध्याय हैं और 72 धाराएं हैं। तो अध्याय 3 में जो धाराएं हैं वो टोटल धाराएं कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 26 तक धाराएं हैं इसमें। तो हम लोग मान लेते हैं एक कोई गांव है, ये 2 गांव हैं। अब दो गांव हैं। एक गांव यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो भूस्वामी है, जिसको हम लैंडलॉर्ड कह सकते हैं। ठीक है, इसका लैंडलॉर्ड मान लेते हैं एक्स नाम का व्यक्ति है और इसी गांव का जो प्रधान है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये प्रधान हो गया, ये प्रधान को क्या बोलते हैं, मुखिया बोल सकते हैं, हेडमैन भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। और लैंडलॉर्ड क्या हो गया, भूस्वामी। ये लैंडलॉर्ड हो गया एक्स है और ये क्या है, कोई वाई है, प्रधान है। और यहाँ पे क्या है, रैयत। जो रैयत है वो मान लेते हैं 3 प्रकार के रैयत हैं। एक रैयत ए है, एक रैयत बी है और एक रैयत सी है। इन तीनों में अंतर क्या है, जो सी है ये इस गांव का नहीं है, बल्कि किस गांव का है, ये इस गांव का है। ठीक है,
और ये कैसा है, यानी कि ये जो यहाँ पे मान लेते हैं कोई स्मॉल ए और स्मॉल बी गाँव मान लेते हैं, ठीक है। ये ए और बी गांव है, तो इस गांव का जो मूल निवासी है वो कौन है, ए है। ए क्या है, इस स्मॉल ए जो ये गांव है, इस गांव का क्या है, मूल निवासी है। और बी क्या है, ऐसा निवासी है जो अभी अभी इस गांव में आया है, ठीक है, या फिर नया है। और सी क्या है, सी बगल के गांव का है, बगल के गांव का है रैयत। और ये दोनों कैसा रैयत है, ये है जमाबंदी रैयत, जमाबंदी रैयत। जमाबंदी रैयत के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यानी जिसका सरकार के साथ सेटलमेंट हो चुका है, जिसका म्यूटेशन हो गया है ज़मीन का, जिसका दखल खारिज हो चुका है, वो जमाबंदी रैयत कहलाता है। तो ये क्या है, जमाबंदी रैयत है। और बी भी क्या है, जमाबंदी रैयत है। लेकिन ए और सी में क्या अंतर है कि ए जो है यहाँ का निवासी है और ये बगल का गांव का निवासी है, यानी उस गांव का नहीं है। और जो बी है ये इसी गांव का है लेकिन ये नया है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं जो एक्स जो है ये भूस्वामी है। एक्स के पास कुछ एकड़ ज़मीन है, मान लेते हैं 100 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है। तो 100 एकड़ ज़मीन में मान लेते हैं कुछ हिस्सा ये क्या करता है, 50 एकड़ जो है, 50 एकड़ ज़मीन किसको दे देता है, ये दे देता है रैयत को। कौन रैयत को, जमाबंदी रैयत को। जमाबंदी रैयत जो ए है उसे दे देता है, ठीक है। अब ये ए है, ये जो मूल रैयत है, जमाबंदी रैयत, ये अब इस ज़मीन का क्या क्या उपयोग कर सकता है। जो 100 एकड़ ज़मीन था किसके पास, एक्स के पास। एक्स क्या है, लैंडलॉर्ड है, यानी भूस्वामी है। अब ये क्या करता है, अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है किसे देता है, ए को देता है। ए क्या है, जमाबंदी रैयत है, जो एक विशेष गांव का निवासी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 12 है, वो 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 यही है कि जो रैयत का प्रकार है, उस रैयत के प्रकार के बारे में बताता है कि कितने प्रकार के रैयत हैं। ये जमाबंदी रैयत जो उस गांव का मूल निवासी है, जो बी है जो नया नया बसा है उस गांव में, और जो सी है ये गैर निवासी है इस गांव का, और ये भी क्या है, जमाबंदी रैयत है। अब इसको मिल गया है, ए को ज़मीन मिल गया है 50 एकड़। अब 50 एकड़ का क्या क्या ये इस्तेमाल करेगा, इस ज़मीन का किस प्रकार से वो उपयोग करेगा, उसके बारे में चर्चा किस किस धारा में है, तो वो धारा है 13। अब हम लोग अगर देखें तो जो धारा 12 है वो रैयत के बारे में बताया गया है। तो 3 प्रकार के रैयत के बारे में बताया गया। उसके बाद जो धारा 13 है, तो मैंने बताया कि जो भूस्वामी था एक्स ने 50 एकड़ ज़मीन ए को दिया, जो कि मूल रैयत था। अब ये 50 एकड़ ज़मीन का उपयोग किस रूप में करेगा, उसके इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। यानी इसका इस्तेमाल वो किस रूप में करेगा, वो कौन सा धारा है, धारा नंबर 13। तो ये क्या क्या इसका उपयोग कर सकता है, इस ज़मीन पे वो क्या कर सकता है, ईंटा बना सकता है, ईंट बना सकता है। इस ज़मीन पे वो क्या कर सकता है, तालाब बना सकता है, तालाब जिसमें मछली रहेगा, मछली पालन कर सकता है उस तालाब में। उसके बाद और इस ज़मीन पे ये क्या कर सकता है, पेड़ लगा सकता है। और क्या कर सकता है, इस ज़मीन पे वो क्या कर सकता है, घर बना सकता है रहने के लिए। इस ज़मीन पे क्या कर सकता है, वो रहने के लिए घर बना सकता है। और ये क्या कर सकता है, इस ज़मीन को ये विभाजित कर सकता है। यानी कि ये जो ज़मीन इसको मिला है, इस ज़मीन का कोई पार्ट है, मान लीजिए ये हिस्सा है, इस हिस्से को ये क्या कर सकता है, बांट सकता है, अलग अलग इसका विभाजन कर सकता है। तो जो धारा 14 है, वो धारा 14 क्या कहता है, 14 से इसमें से एक
और क्या है, जैसे हम लोगों ने 13 देखा, इसका इस्तेमाल कर सकता है ज़मीन का अलग अलग उद्देश्य से। जो धारा 14 है वो क्या कहता है कि एक्स ने इसको ज़मीन दिया ए को। अब ये ए क्या कर रहा है, उस ज़मीन का उपयोग कर रहा है, अलग अलग कामों में उपयोग कर रहा है। तो अब ये चाहेगा कि नहीं, इसको हम बेदखल कर दें इस ज़मीन से। तो ये एक्स, यानी जो ये एक्स कौन है, भूस्वामी है, ठीक है। ये भूस्वामी जो है इसको ए को बेदखल नहीं कर सकता है। और यही क्या किस धारा में है, 14 में कहा गया है कि ये बेदखल नहीं कर सकता है सिवाय डीसी के, एक्सेप्ट डीसी, यानी कि डीसी के बिना अगर इसको बेदखल करना रहेगा तो कुछ कारण की वजह से डीसी ही कर सकता है। ये भूस्वामी इस मूल रैयत को या फिर जो जमाबंदी रैयत है उसे बेदखल नहीं कर सकता। ये धारा कौन सा कहता है, 14 कहता है। और धारा 15 कहता है कि जो जमाबंदी रैयत है ये ईंट बना सकता है। धारा 16 कहता है कि ये यहाँ पे तालाब बना सकता है, मछली पालन कर सकता है। धारा 17 कहता है कि ये यहाँ पे पेड़ लगा सकता है। उसके बाद धारा जो 19 है, सॉरी धारा 18 है, वो कहता है यहाँ पे वो घर बना सकता है। और धारा 19 कहता है कि इस ज़मीन का ये विभाजन कर सकता है। हाँ, इस विभाजन के लिए क्या है, जो रैयत है और जो भूस्वामी है, ये दोनों के बीच क्या होगा, जो भूस्वामी है यानी एक्स और जो इसका प्रधान है, ठीक है, जो जिसको हम कह सकते हैं हेड, इस गांव का जो मुखिया है या जो प्रधान है, इन दोनों के मंजूरी से होगा ये विभाजन। और अगर इसमें रेंट की बात होगी तो ये रेंट भी विभाजन किसको भी जाएगा, जो भूस्वामी है उसको भी मिलेगा और जो प्रधान है उसको भी मिलेगा, ठीक है। ये धारा 19 कहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे जो धारा है तो एक बार आप यहाँ फिर से मैं रिकॉल करा दूँ। धारा 12 कहता है, रैयत के बारे में बताता है कि रैयत कैसा होगा। तो जमाबंदी निवासी, जो एक जैसे मान लेते हैं कोई गांव है, इस गांव का जो मूल निवासी रैयत होगा वो 12 एक हो गया, एक प्रकार हो गया। एक ऐसा रैयत होगा जो इस गांव का निवासी नहीं होगा, और एक ऐसा रैयत होगा जो नया नया बसा है वहाँ पे। तो ये 3 प्रकार के रैयत के बारे में चर्चा है 12 में। 13 कहता है कि अगर किसी जमाबंदी रैयत को ज़मीन दिया गया है तो उस ज़मीन का वो उपयोग किस रूप में कर सकता है, उसके बारे में 13 में बताया कि उसका इस्तेमाल कर सकता है। 15 में बताया है कि उसका ईंट बना सकता है वहाँ पे। 16 में बताया कि मत्स्य पालन कर सकता है, तालाब बना सकता है। 17 में कहा गया है कि वहाँ पे पेड़ लगा सकता है। उसके बाद 18 में कहा गया कि वो घर बना सकता है वहाँ पे। और 19 में कहा गया है कि उसका विभाजन वो कर सकता है, किसकी मंजूरी से, जो भूस्वामी है और जो ग्राम प्रधान है उसकी सहायता से। और एक यहाँ पे जो धारा 14 था उसमें कहा गया था कि भूस्वामी रैयत को बिना डीसी के मंजूरी की, या फिर वो भूस्वामी जो है वो रैयत को बेदखल नहीं कर सकता है। यानी 14 में क्या क्या कहा गया है, बेदखल के बारे में। तो बेदखली के बारे में है 14 में। तो कौन बेदखल कर सकता है, डीसी कर सकते हैं बेदखल। तो ये हम लोगों ने 19 तक देखा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो अब हम लोग दोस्तों इसमें 23, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये हर वीडियो 10 से 15 मिनट का ही बने। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।